बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 दिसंबर 2019 को डॉन एडिटोरियल आया है क्लाइमेट पेरिल्स के नाम से। इस एडिटोरियल को आज हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। पेरिल्स का मतलब होता है शदीद या फौरी ख़तरा। इसमें यह लिखा है कि पाकिस्तान उन 10 कंट्रीज़ में से एक है जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरा है। और एक्सपर्ट्स कुछ के ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द 5th कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है क्लाइमेट चेंज के ज़रिए। द इम्पैक्ट ऑफ लेटर इज़ शोइंग अप इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस किस चीज़ के ऊपर होगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, इरेटिक वेदर पैटर्न्स, यानी कि वेदर पैटर्न्स अनप्रडिक्टेबल हो जाएंगे। कब गर्मी का मौसम आ रहा है, वो कितना लंबा चलेगा, बारिशें कब होंगी, ये सब चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वाटर क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में। तो वाटर क्राइसिस होगा, मेल्टिंग ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा, वो ज़रख़ीज़ मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाएंगे और फिर उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा। और हमें ये पता है कि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, सो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। रैपिड डिजर्टिफिकेशन ऑफ फर्टाइल कल्टिवेबल लैंड, फ्लड्स एंड सो ऑन, ये वही बात आ गई है। The slow policy response to climate change by successive government means the change are taking a heavy toll on agriculture and threatening food security. जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कम बनेंगी, जब पैदावार कम होगी, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी अफेक्ट होगी। जो किसान होंगे उनके पास कम होगा खाने के लिए, और उसके अलावा जब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो कम हो जाएंगे, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। और ऑलरेडी जो 2019 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें अगर देखा जाए तो वो कहती है कि पाकिस्तान 117 ममालिक में से 94th नंबर पर है, और इसका लेवल ऑफ हंगर जो है यहाँ पे ये सीरियस है। पाकिस्तान सफ़र्स फ्रॉम ए लेवल ऑफ हंगर दैट इज़ सीरियस, और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक पाकिस्तान से ऊपर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिसाइजली कॉटन क्रॉप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप को क्यों डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, उसकी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वहाँ पे ये बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर, और ये 24% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद क्या है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो एग्रीकल्चर के अंदर और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इम्पोर्टेंट, वो हैं वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, मेज़। और उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द एम्प्लॉयड लेबर फोर्स। उसकी वजह यह है कि हमारा सबसे ज़्यादा सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करे जीडीपी को, मेजर सेक्टर, वो है एग्रीकल्चर। और इसका मतलब ये है कि वहाँ की वर्क फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगी, और अगर वो अफेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि वर्क फोर्स भी अफेक्ट होगी, उससे अटैच्ड हर चीज़, उससे रिलेटेड हर चीज़ अफेक्ट होगी इन टर्न। और उसके लिए क्या है, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स आर ऑलवेज कीन टू हैव रिलायबल एरिया एंड प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वेल इन टाइम। इसके लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है, और उनका टाइम पे होना, उनकी पैदावार एक्यूरेट होना, टाइमली होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हम दोबारा चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। जैसे कि हमने देख लिया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ने ये बताया है कि कॉटन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। तो अब क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से द ओवरऑल कॉटन आउटपुट हैज़ ड्रॉप्ड मोर देन ए क्वार्टर इन लास्ट 1 डेकेड एट द कॉस्ट ऑफ। अब कॉटन का जो पैदावार है वो कम हो गई है, और उसका नुकसान किसको हो रहा है, फार्मर्स की वेलबींग को, यानी कि किसानों को सफ़र करना पड़ रहा है। और उसके बाद क्या होगा, फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, एंड फार्म एंड फैक्ट्री जॉब्स कम हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉटन की प्रोडक्टिविटी कम हुई। जब कॉटन की प्रोडक्टिविटी कम होगी, समझ लें कि एक किसान ने जो जितनी वो हमेशा हर साल उगाता था कॉटन, उतनी ही उगाई, लेकिन बारिशें हो गई और उसकी वजह से उसकी जितनी पैदावार होनी थी वो नहीं हुई।
तो उसको नुकसान होगा। जब उसको नुकसान होगा तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इस तरीके से कम होंगी कि क्रूड प्रोडक्ट कम हो जाएगी। जब क्रूड प्रोडक्ट कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो रिफाइंड या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, और उस जब वो कम होगी तो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जब प्रोडक्शन कम होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वर्कफोर्स कम होगी, और वर्कफोर्स कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो इट इज़ अफेक्टिंग ओवरऑल इकोनॉमी, और उससे हर बंदा अफेक्ट हो रहा है। ये पूरा एक साइकिल है जिससे फार्मर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे इंडस्ट्रीज़ भी अफेक्ट हो रही हैं, और जिससे आम इंसान, वर्क फोर्स, सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और उससे क्या होगा कि फिर अगेन फूड इनसिक्योरिटी होगी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। नेक्स्ट ये है कि दिस ईयर अगेन द यूजुअल हैवी रेन्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू कॉटन प्लांट्स जैसे एज दे वर फ्रूटिंग, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई है। अब जब कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है तो उससे क्या होगा कि दिस विल हैव ए सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। कैसे कि समझने के अगर एक इंडस्ट्री है और उसने 50,000 शर्ट्स का ऑर्डर पूरा करना है, अब अगर इतनी क्रूड प्रोडक्ट है ही नहीं कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट उससे प्रोड्यूस हो सके जितनी डिमांड है, तो क्या होगा, या तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी या फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट अफेक्ट होगा। क्रूड प्रोडक्ट जब तक नहीं होगी कोई इंडस्ट्री कैसे काम करेगी? अगर क्रूड ऑयल होगा तो ही पेट्रोल बनेगा, अगर क्रूड फॉर्म में कॉटन होगी तो ही उससे उससे ही कपड़ा बनेगा। क्रूड प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करके ही इंडस्ट्रीज़ अपना काम करती हैं। अगर क्रूड प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सी कॉलोनीज़ जो थी, बहुत ऐसे कंट्रीज़ जिन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया, तो वो कॉलोनीज़ से क्रूड प्रोडक्ट ले जाके अपने कंट्रीज़ में जाके उसको प्रोसेस करते थे और उससे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ताकि वो जो कॉलोनीज़ हैं उनको इसका फ़ायदा ना हो बल्कि वो खुद उनसे फ़ायदा उठाते थे। आगे ये कहा जा रहा है कि अगर तो इंपोर्ट की जाती है उस डिमांड को पूरा करने के लिए, तो वो तकरीबन $2 बिलियन से लेकर $3 बिलियन तक उसकी कॉस्ट होगी। अब उसके लिए क्या करना है कि पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स बिलीव द न्यू क्लाइमेट पैटर्न्स आर लाइकली टू शॉर्टन द हार्वेस्ट पीरियड, के हार्वेस्टिंग पीरियड कम हो जाएगा। जैसे अभी देख रहे हैं हम कि गर्मियों का मौसम एलोंगेट होता जा रहा है और सर्दियां बहुत इंटेंस होती जा रही हैं, बारिशों का कोई पता नहीं चलता कब हो जाए, मानसून का पैटर्न शिफ्ट हो गया है, तो क्लाइमेट ने ओवरऑल एक शिफ्ट लिया है। उससे क्या होगा कि पेस्ट अटैक भी ज़्यादा हो जाएंगे, डिजीज़ होंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अब उसके लिए क्या करना है कि न्यू सीड वैरायटीज़ होनी चाहिए, उनके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए कि किस तरह के सीड हों जो कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो पूरी फसल तैयार हो जाए या फिर वो पैदावार ज़्यादा देने लग जाएं। उसके अलावा उन सीड्स के अंदर ये भी क्वालिटी हो कि वो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स के साथ कोप कर सकें, फसल उससे तबाह ना हो, और स्पेशली फ्रीक्वेंट हीट वेव्स एंड ड्राई स्पेल्स। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि फार्मर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, चाहे वो वाटर इरिगेशन की हैं या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एजुकेशन है, छोटे छोटे से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों जो फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनके अंदर उनको रिफ्रेशर कोर्सेज करवा दिए जाएँ या उनको न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, और उसके बाद उनको थोड़े से इंसेंटिव दे दिए जाएँ जिसके ज़रिए वो चीज़ें वो जाके अपनी फसलों के ऊपर अप्लाई करें और एग्रीकल्चर को बूस्ट मिले, यील्ड ज़्यादा हो जाए। क्योंकि हम जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो वाटर इंटेंसिव भी हैं, तो और हमें ये भी पता है कि वाटर क्राइसिस भी है यहाँ पर। तो ऐसी क्रॉप्स हों या तो जो वाटर इंटेंसिव ना हो, या फिर जो नई टेक्निक्स हैं जिनमें वाटर का कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिपिंग वाटर टेक्निक है, या फिर यहाँ पे एक मेंशन की गई है यूज़ ऑफ लेज़र लेवलिंग इज़ रिक्वायर्ड। लेज़र लेवलिंग टेक्निक क्या है? लेज़र लेवलिंग टेक्निक के ज़रिए से ये पता लगाया जाता है कि जब फसल उगाने से पहले मिट्टी को हमवार किया जाता है ट्रैक्टर के ज़रिए, तो उसके अंदर एक लेज़र का सेंसर लगा दिया जाता है और वो ये बताता है कि कौन सी जगह पर मिट्टी लेवल्ड है और कौन सी जगह पर नहीं है, और उससे सरफेस को स्मूथ कर लिया जाता है। और उससे क्या होता है कि जब एक स्मूथ सरफेस हो जाती है, लेवल उसका बराबर हो जाता है, तो जब उसके बाद फसल उगाते हैं और पानी लगाते हैं तो वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक नई वाटर इरिगेशन टेक्निक है जिसके ज़रिए वाटर की कंजम्पशन भी कम होती है और वाटर हर जगह पे फील्ड में इक्वली पहुंच जाता है। एवरी पार्ट ऑफ द फील्ड विद मिनिमल वेस्ट फ्रॉम रन ऑफ एंड वाटर लॉगिंग। अब क्या होगा कि जब लेवल्ड होगा एक
फील्ड, तो उसमें वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी और उसके अंदर फिर क्या होगा, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम होगी, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, इरिगेशन टाइम भी कम हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व होगी। एनर्जी किस तरह से कंजर्व होगी कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी। और उसके बाद इससे ये भी पता लगता है कि लेसर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इस मेथड के ज़रिए, और यील्ड भी ज़्यादा होती है। जब यील्ड ज़्यादा होगी तो फूड सिक्योरिटी होगी। और तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब उसके बाद क्या बात आ रही है कि कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। क्यों इन्वेंट करें? क्योंकि वाटर शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन ज़्यादा हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सब कंट्रीज़ अपने अपने बेनिफिट के लिए जो चीज़ें उनको सूट करती हैं उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को सर्च कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, and encouraging the innovation and adoption of efficient practices to make agriculture efficient in order to overcome the challenges being posed to the productivity by erratic weather conditions। क्योंकि climate change का पूरे वर्ल्ड के ऊपर ही अफेक्ट हो रहा है, हर कंट्री किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हर कंट्री की एग्रीकल्चर भी किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हो रही है। तो उन सारी चीज़ों को साथ कोप करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक्स होनी चाहिए, उनका सोल्यूशन होना चाहिए। तो सब कंट्रीज़ अपनी इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। जो तरीके ट्रायल एंड टेस्टेड हैं या जो नए तरीके आ रहे हैं उनको अपने फार्मर्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। फार्मर्स को उसके बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनके कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स हो, उनको छोटी छोटी सी टेक्निक्स बताती जाएँ और उनको एनकरेज किया जाए कि वो उन तरीकों को यूज़ करें। आगे लास्ट में लिखा गया है कि विद द कंट्रीज पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय अराउंड 50% इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 50% ज़्यादा हो जाएगी इन कमिंग 30 ईयर्स में, ये एस्टिमेट है। तो उसके लिए फूड भी उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होंगी, उसके लिए अदर जो भी कमोडिटीज़ हैं वो सारी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो इट इज़ द हाई टाइम वी स्टार्ट यूजिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़, कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें, ऐसी फसलें उगाएं जो कम टाइम लें और उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जो वेदर रेजिस्टेंट हों, और ताकि हमारे फार्म्स जो हैं वो कीप फीडिंग अस एंड ग्रो रॉ मटेरियल फॉर आर इंडस्ट्रीज़, ताकि हमारे कंट्री की इकोनॉमी उसी वक्त स्टेबल होगी जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, यहाँ पे रॉ मटेरियल बनेगा तो इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगी और वो प्रोडक्ट्स बनेंगी तो वो एक्सपोर्ट होंगी, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रही होंगी तो ही उनको ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी, और जब वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लाइमेट पेरिल्स एडिटोरियल। हमें अपने सजेशन ज़रूर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट। थैंक यू। और अगर आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक चाहिए तो विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, चेक इट आउट।